सो ऑल राइट, जय हिंद एवरीवन। सो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कब कवर करेंगे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को स्पेसिफिकली यहाँ पे डील करेंगे। और इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर होते कौन है? तो तुम्हें पता है, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाके काम करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार से लोग काफ़ी माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दूसरी स्टेट जाके काम करते हैं, तमिलनाडु, इवन तमिलनाडु तक मतलब जो बिहार के लोग हैं वो जाके मेहनत करते हैं वहाँ पे जाके। तो इन सब ऐसे लोगों को बोलते हैं इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट, ठीक है। तो इंटर का मतलब ये होता है एक स्टेट से दूसरा स्टेट, और इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्टेट, राइट। सो अब यहाँ पे पढ़ेंगे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के बारे में, और यहीं से ही PYQs आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट 1979 बाय द यूनियन गवर्नमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन सी वो स्टेट है जिसके पास एक्सक्लूसिवली लॉ हुआ करते थे माइग्रेंट वर्क लेबर को रिलेटेड, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? उड़ीसा। तो जब ये एक्ट अप्लाई नहीं हुआ था, 1979 का एक्ट ये नहीं आया था इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन का, तो उससे पहले उड़ीसा के पास खुद के माइग्रेंट वर्कर्स या माइग्रेंट लेबर से रिलेटेड लॉ हुआ करते थे। तो ये स्टेट याद रखना, दैट इज उड़ीसा। अब नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम 2023 का, और यहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है कि बताओ कौन सा वो सुप्रीम कोर्ट का केस था जिसमें डील करा गया है, केस डील विद द इशू ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। तो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का केस किससे रिलेटेड है? तो आंसर क्या है? लेबरर वर्किंग ऑन सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये केस याद रख लेना, EPFO एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 2023 में जस्ट यूपीएससी ने पूछा इसे। अब यहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 1, जो कि कहता है कि इस पर्टिकुलर एक्ट का नाम क्या है? इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट 1979, जिसको पूरे भारत पर अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सिंपल सी बात हो गई। अब क्वेश्चन आने यहाँ से स्टार्ट होंगे। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है? यहाँ पे बोला है कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट 1979, इट अप्लाइज कौन से स्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई होता है? तो याद रखना, ये जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट है ये उन स्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई होता है जहाँ पे 5 या उससे ज़्यादा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर काम कर रहे हो, ठीक है। कोई भी ऐसा स्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 5 लोग नहीं, याद रखना 5 पीपल नहीं, 5 ऐसे लोग जो दूसरी स्टेट से आए हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो वहां पर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट 1979 अप्लाई हो जाएगा। तो और इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है, और यही पूछा जा रहा है कि बताओ कौन सी स्टैब्लिशमेंट में ये पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई होगा और वहां पे कितने नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर काम करने चाहिए, ठीक है, ऑन एनी डे प्रीसीडिंग्स 12 मंथ। तो आंसर क्या है? 5 और मोर, 5 या उससे ज्यादा। अब नेक्स्ट है अगेन यहाँ पे आगे क्वेश्चन अबाउट दी कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। और कंट्रोल्ड इंडस्ट्री ये जो कीवर्ड है ये अलग अलग एक्ट्स में मेंशन है। अब तुम एक काम करो, आई एम गिविंग यू अ होमवर्क। तुम एक लिस्ट ऑफ एक्ट्स बनाओ और ये चीज़ मेंशन करो कि कौन कौन से एक्ट्स है जिसमें ये कीवर्ड यूज करा गया है, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बताओ कौन सा वो पर्टिकुलर एक्ट है जहां पे कंट्रोल्ड इंडस्ट्री के बारे में नहीं गिवन, ठीक है। तो क्योंकि ये जो कीवर्ड है ये 2-3 एक्ट्स में आ चुका है, तो तुम्हें वो 2-3 एक्ट्स के नाम पता होने चाहिए जहां पे कंट्रोल्ड इंडस्ट्री जो कीवर्ड है ये मेंशन है, राइट। सो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें मुझे करोगे, थोड़ा सर्च करोगे और एट द सेम टाइम मुझे पर्सनली मैसेज करके बताओगे, देन आई विल चेक इट कि तुम्हारा आंसर सही है गलत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब पढ़ेंगे अबाउट द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, ठीक है। तो मतलब मींस एनी पर्सन, कोई भी ऐसा इंसान हु इज रिक्रूटेड बाय और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रिक्रूट करा गया है इन वन स्टेट, किसी एक स्टेट में, अंडर एन एग्रीमेंट के तहत, और अदर एग्रीमेंट्स अरेंजमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एन एस्टैब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट, ठीक है। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाके वो काम करेगा विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। और जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो उसका असल मालिक है, ठीक है, रिक्रूट तो उसने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हुआ है, लेकिन वो काम किसी और के अंडर करेगा। तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है तो उसके विद और विदाउट नॉलेज के अंडर वो रिक्रूटेड है, ठीक है, इन रिलेशन टू सच स्टैब्लिशमेंट, तो उसको बोलेंगे क्या? इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, ठीक है, वर्कमैन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। वर्कमैन, तो इस पर्टिकुलर एक्ट इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 में वर्कमैन किसको कहा गया है? तो देखो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि काम करने के लिए इसको एम्प्लॉय करा गया है, और वो काम कौन सा करेगा? एनी स्किल्ड वर्क, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, सुपरवाइजरी, टेक्निकल, क्लरिकल एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब वर्कमैन की डेफिनेशन में है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूड करा गया है किसको? डज नॉट एक्सक्लूड, डज नॉट इंक्लूड
मैनेजेरियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में जो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे तो वो वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आते, और ऐसे सुपरवाइजरी कैपेसिटी के लोग जो कि सुपरवाइजर के तौर पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कितनी है, 18,000 से ज़्यादा है। तो पहले ये 500 रुपये पर मंथ था, लेकिन अब इसको न्यू लेबर कोड्स में कितना कर दिया, 18,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, अंडर दी न्यू लेबर कोड्स। तो इस पॉइंट को याद रखना। अब नेक्स्ट है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट। तो कुछ स्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है जहाँ पे ये पर्टिकुलर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट अप्लाई होता है। तो एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, तो हर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफ एन इस्टेब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाइज, तो वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिनके इस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट अप्लाई होगा तो उनको क्या करना है, पहली चीज़, fix in this behalf with respect to the establishment generally or with respect to any class of them make an application लगानी है, ठीक है, रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास और उस मैनर में जो कि प्रिस्क्राइब करा गया है, राइट। एंड विद इन 1 मंथ, अब आगे क्या होगा, 1 महीने के अंदर आफ्टर द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन, जैसे आप एप्लीकेशन दोगे उसके 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, अंडर सबसेक्शन 1। अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट और रजिस्टर द एस्टैब्लिशमेंट एंड इशू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करें, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब करके, तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा विद इन 1 मंथ। कौन देगा, ये देगा, क्या नाम लिखा, हाँ ये रहा, रजिस्टरिंग ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मान लो आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट नहीं है, तो याद रखना जब एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट ही कर दिया, जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन को रिटर्न कर देगा, वापस आपके पास भेज देगा कि ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये इनकम्प्लीट है, आप इसको फुलफिल करके दो, पूरी करके दो, फिर आप इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होती, तो इस पॉइंट को याद रख लेना। नेक्स्ट है, अब ये क्लॉज 3 में तो क्या बोल रहे हैं, अगर 1 महीने के अंदर अप्रूवल ना हो या फिर रिटर्न ना हो, माइट बी पॉसिबल कि पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने अपने एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन दी और 1 महीने तक वेट करा, तो उसको ना ही सर्टिफिकेट मिला और ना ही जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे वो रिटर्न हुए बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीटनेस, ठीक है। तो दोनों में से जब कुछ भी नहीं होगा तो फिर आप ये जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है ये क्या करेगा, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एक और एप्लीकेशन लगाएगा, ठीक है, एक एप्लीकेशन फिर से दे सकता है, मतलब एक जस्ट अ रिमाइंडर कि भाई मैंने तुम्हें एक एप्लीकेशन दी थी मेरे एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर कराने के लिए, लेकिन उसका भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो फिर जब सेकंड एप्लीकेशन जाएगी रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास, तो वो क्या करेगा, फिर 15 डेज के अंदर क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, वो यहाँ पर देखो। तो सबसे पहले कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे किया जाता है। तो क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट 1 में, एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाइज शैल विद इन द स्पेसिफिक पीरियड मेक एन एप्लीकेशन देगा, ठीक है, बिल्कुल। आगे, द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू पे द फी, येस, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फी भी पे करेगा क्योंकि उसको अपनी एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर कराना है, तो वही पे करेगा फीस, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, इफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद द एप्लीकेंट, अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर सेटिस्फाई एप्लीकेंट से, उसके एप्लीकेशन से, तो वो क्या करेगा, तो फिर उस एप्लीकेशन को क्या कर लेगा, एंटरटेन कर लेगा, राइट। ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 4th, इफ द एप्लीकेशन इज नॉट कंप्लीटेड, अगर मान लो एप्लीकेशन उसकी कंप्लीट नहीं है, इन एवरी रिस्पेक्ट शैल बी समरीली रिजेक्टेड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट है, मान लो उसने कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करा, तो उस केस में क्या होगा, इनकम्प्लीटनेस की वजह से उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो आंसर इज रॉन्ग, रिजेक्ट नहीं होती, उसको रिटर्न करा जाता है, जो कि 5th स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो उसका आंसर क्या होने वाला है, 1, 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो याद रखना, एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होती, जस्ट उसको रिटर्न करा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, जस्ट एक सेकेंड, हाँ ये भी हो गया, ये भी, हाँ। अपील का देखो, अब मान लो अगर एग्रीव्ड पर्सन को अपील करनी है, जो कि सेक्शन 4, 5 और 8 में गिवन है, तो वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। तो और मैं तुम ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर एक्ट में जो ये अपील का प्रोविजन है ना, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में कितना है, 30 डेज ही है। तो अगर एग्जाम में तुम्हें याद ना आए अपील के केस में और तुक्का लगाना हो, तो 30 डेज पे तुक्का लगा देना। अब आगे बढ़ते हैं, ड्यूटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो एक पर्टिकुलर माइग्रेंट वर्कर को हायर करता है, ठीक है, मतलब उसको जाके एक कंपनी में लगा देता है, उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो इसकी ड्यूटीज क्या क्या होती है, तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्टर टू फर्निश सच पर्टिकुलर्स इन द फॉर्म एज मे बी prescribed to the specific authority in the state from which an interstate migrant worker is recruited in the state to which the workman is employed। देखो यहाँ पे क्या करना है,
जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है ना, उसको सबसे पहले क्या करना है, जिस स्टेट से वो इंटर स्टेट वर्कर को उठा रहा है, ठीक है, मतलब काम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी से या फिर बिहार से, ठीक है, या फिर हरियाणा से, वहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर ने ये इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को उठाया, ठीक है, बोला कि चलो मेरे साथ काम पर। तो जिस स्टेट से उसको वहाँ पे लेकर जा रहा है वो, तो वहाँ की जो अथॉरिटी है उसको बताएगा। फिर एट द सेम टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल अब उसको कहाँ ले जा रहा है, तमिलनाडु या फिर मान लो आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो फिर जिस स्टेट में वो जा रहा है तो वहाँ की भी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्रूटमेंट के 15 दिन पहले। तो ये 15 डेज का ये टाइम पीरियड याद रखना। और फिर इसके बाद क्या क्या करेगा, और इस जो ये पासबुक होती है, एक इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को एक पासबुक दी जाती है, बैंक पासबुक नहीं है, एक पॉइंट याद रखना है, क्योंकि बैंक पासबुक तो बैंक को इशू करेगा, लेकिन जो इस पर्टिकुलर एक्ट में पासबुक इशू करी जाती है वो क्या होती है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन की, मतलब एक डिटेल्ड बुक होती है जिसमें लिखा रहता है कि कौन सी स्टैब्लिशमेंट में उसको काम दिया जा रहा है, ठीक है, उस स्टैब्लिशमेंट का नाम क्या है, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, कि मतलब उसको कितने टाइम तक उसको काम पे रखा जाएगा, प्रोपोज रेट, किस रेट में उसको वेजेस दिए जाएंगे, और किस तरह से उसको वेजेस दिए जाएंगे, उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डाला जाएगा या फिर उसको कैश दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, एट द सेम टाइम डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस दिया जाएगा, ठीक है, कितना दिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस क्या होते हैं ये अभी आगे पढ़ेंगे, राइट। और रिटर्न फेयरेबल पेएबल टू द वर्कमैन ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, और जैसे ही उसका जो एम्प्लॉयमेंट पीरियड है वो एक्सपायर होगा तो वापस अपनी स्टेट में वापस जाएगा, बिहार यूपी जहाँ से वो बिलोंग करता है, तो उसको उसका रिटर्न फेयर भी दिया जाएगा, मतलब वापस जाने का जो किराया, जो भाड़ा है बस का, ट्रेन का, तो वो जो इंटर स्टेट वर्कर है, माइग्रेंट वर्कर है, वो पे नहीं करेगा, जो उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है या फिर कॉन्ट्रैक्टर वो उसको देगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे मेंशन होती है, और डिडक्शन मेड, और कितनी किस तरह से डिडक्शन की जाएगी, तो ये भी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो ये सारी डिटेल्स लिखी रहती हैं और इसको बोलते हैं पासबुक, राइट। अब देखो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि कौन सा वो एक्ट है जिसमें पासबुक इशू करी जाती है, ठीक है। तो पासबुक को, इसको बैंक वाली पासबुक मत समझना, इट इज़ अ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, जिसमें एक माइग्रेंट वर्कर के लिए पासबुक इशू करता है कौन, कॉन्ट्रैक्टर। अब देखो इस पे क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे बने हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एज पर द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 हु इज रिक्वायर्ड टू इशू पासबुक, कौन पासबुक इशू करता है। ऑप्शन देखो, लाइसेंसिंग ऑफिसर, रजिस्टरिंग ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्टर, इंस्पेक्टर। कितने कंफ्यूजिंग है, तो आंसर क्या है इसका, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर पासबुक इशू करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, एज पर द प्रोविजन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 द ड्यूटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूड्स, कौन कौन सी ड्यूटीज है जो कॉन्ट्रैक्टर को क्या करनी है, निभानी है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, टू फर्निश सच पर्टिकुलर्स इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब टू द स्पेसिफिक अथॉरिटी। तो सबसे पहले क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक अथॉरिटी को जाके बतानी है कि मैं इस पर्टिकुलर इंसान को तमिलनाडु ले जा रहा हूँ, महाराष्ट्र ले जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, ठीक है। तो क्या करेगा, उस स्टेट की अथॉरिटी को बताएगा, पहली ये चीज़ है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है, टू इशू एवरी माइग्रेंट वर्कमैन अ पासबुक इशू करनी जिसमें उसकी फोटो लगी रहेगी, और इंडिकेटिंग डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, पेमेंट ऑफ वेजेस इसकी डिटेल्स, और वर्किंग आवर्स कितने घंटे काम करेगा, मतलब जितनी काफ़ी सारी उसमें इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसको पासबुक बोलते हैं। कौन इशू करता है, कॉन्ट्रैक्टर, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, टू प्रोवाइड रिटेंशन अलाउंसेस इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता। यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, ठीक है। तो ये रिटेंशन अलाउंसेस, अब तुम मुझे बताओगे कि जो रिटेंशन अलाउंसेस है ना, ये कौन से एक्ट में मेंशन है, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। तो इसको मुझे पर्सनली मैसेज करके बताओ, ये रिटेंशन अलाउंसेस का प्रोविजन कौन से एक्ट में है। नेक्स्ट है, to furnish in respect of every migrant workman who cease to be employed in return to such firm, तो उसको prescribed authority in the state from which it is recruited, और जिस स्टेट में उसको, जिस स्टेट से उसको रिक्रूट करा गया है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल वो बिहार से है या फिर वो यूपी से है, तो उस स्टेट की जो वो है स्पेसिफिक अथॉरिटी, तो वहाँ पर भी उसको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन देके इन्फॉर्म करना है, ठीक है, अथॉरिटी को। तो ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ABD, तो ABD इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना है डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस इस एक्ट इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 में मेंशन है, डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस एज वेल एज जर्नी अलाउंसेस, ठीक है। तो ये दोनों अलाउंसेस किस में मेंशन है, इस एक्ट में मेंशन है। तो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, डिस्प्लेस करना, ठीक है। तो जब आप कोई पर्टिकुलर बिहार के वर्कमैन को, ठीक है, जो बिहार का जो लेबर है या फिर यूपी के जो लेबर होती है,
तो वहाँ पे अगर आप उनको दूसरी स्टेट ले जाओगे तो आप उसको क्या कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस। जब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको पैसे दोगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस। कितना देना है, वो देना है 50% उसके मंथली वेजेस का, या फिर 75 रुपीज़ विच एवर इज़ हायर। ठीक है, अभी 75 रुपीज़ का जो प्रोविजन है ना, ये अभी भी इतना ही है, इसको अपग्रेड नहीं करा गया है, तो इसको इसी तरह से याद करना है। तो 50% ऑफ द वेजेस पेएबल और 75 रुपीज़ विच एवर इज़ हायर। इस पे बेस्ड तुम क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 14 इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 हाउ मच डिस्प्लेसमेंट अलाउंस शैल बी पेड टू बाय द कॉन्ट्रैक्टर। और याद रखना डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस कौन पे करता है, कॉन्ट्रैक्टर या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। आंसर याद रखना कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस कॉन्ट्रैक्टर पे करता है, कितना, 50% ऑफ द मंथली वेजेस। ठीक है, प्लस 75 रुपीज़ विच एवर इज हायर। ठीक है, तो इसका आंसर ए होने वाला है। यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 50% ऑफ द मंथली वेजेस प्लस 75 रुपीज़ विच एवर इज हायर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आगे बढ़ते हैं, जर्नी अलाउंसेस। तो जर्नी अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, देखो जब कोई वर्कमैन है वो मान लो बिहार से माइग्रेट कर रहा है, जस्ट एक सेकेंड, वो बिहार से माइग्रेट कर रहा है और माइग्रेट करके कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है तमिलनाडु। ठीक है, अब इसी को बोलेंगे जर्नी अलाउंसेस। जब वो ट्रेन से तमिलनाडु जाएगा या फिर बस से तमिलनाडु जाएगा और जो उसको कॉन्ट्रैक्टर भेजेगा, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, उसको जर्नी अलाउंसेस देगा। तो ये पॉइंट याद रखना, भले ही डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस हो भले ही जर्नी अलाउंसेस हो, वो दोनों कौन पे करेगा, कॉन्ट्रैक्टर ही पे करेगा। ठीक है, और जब प्लस सिर्फ जाने का पैसा नहीं मिलता, वापस आने का भी पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो जर्नी टू एंड फ्रो रहती है, जाने का पैसा और फिर अपनी स्टेट वापस आने का पैसा, तो ये दोनों कौन पे करता है, कॉन्ट्रैक्टर ही पे करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जर्नी अलाउंसेस और डिस्प्लेसमेंट अलाउंस। मैंने अब तुम बताया कितना दिया जाता है, 50% ऑफ दी मंथली वेजेस या फिर 75 रुपीज़ विच एवर इज हायर। और एक पॉइंट ये भी याद रखना, एंड सच वर्कमैन शैल बी इंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ वेजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच जर्नी एज इफ ही वर ऑन ड्यूटी। देखो क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर ट्रैवल कर रहा होता है ना, वो अपनी फैक्ट्री जा रहा होता है फिर अपने एस्टैब्लिशमेंट में, तो मान लो उसको 3 दिन लगे पहुंचने में। ठीक है, बिहार से तमिलनाडु जा रहा है, मान लो उसको 2-2.5-3 दिन लग गए पहुंचने में, तो उस 3 दिन का उसको पेमेंट ऑफ वेजेस दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके जो वेजेस होंगे उसको पे करा जाएगा, क्योंकि एक्ट ये कहता है कि अगर वो जर्नी कर रहा है, ठीक है, अपने फैक्ट्री की तरफ जा रहा है, तो उसको यही काउंट करा जाएगा कि वो ड्यूटी पर है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ, असिस्टेंट लेबर कमीशन एग्जाम 2023। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन इज इंटाइटल्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। किस किस चीज़ के लिए वो इंटाइटल्ड है, तो ये देखेंगे। सबसे पहले जर्नी अलाउंसेस, बिल्कुल ठीक है, टू एंड फ्रॉम हिज रेसिडेंस, जाने का भी मिलेगा वापस आने का भी मिलेगा। ठीक है, जर्नी अलाउंसेस हो गया, कौन पे करता है, कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस, ये भी मिलता है, कौन पे करता है, कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट है वेजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच जर्नी एज ही वर ऑन ड्यूटी, और जितनी टाइम उसने जर्नी करी, मान लो उसको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की एस्टैब्लिशमेंट पहुंचने में 2 दिन लगे। ठीक है, इट टुक 2 days, तो उसको 2 दिन के वेजेस पे कर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसका 800 रुपये वेजेस है, तो उसको 1600 रुपये उस 2 दिन ट्रैवल करने के अलग से दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। नेक्स्ट है मनी फॉर फूड ड्यूरिंग सच जर्नी, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको खाने पीने के भी पैसे दिए जाएंगे, कि उसको मतलब दिया जाए कि तुम्हारा जो भी खाना है लंच वगैरह उसके भी पैसे दिए जाएंगे, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ये इसको खुद से बियर करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 1, 2 एंड 3। अब नेक्स्ट है, ये देखो ईपीएफओ एओयू एग्जाम 2023, तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस मेंशन कर दिया और यहाँ पे लिस्ट दे दी, और बताओ कौन से एक्ट में डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस का मेंशन है। तो आंसर क्या है, सिंपल, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन 1979। ठीक है, वेरी इजी। पीस वर्क बताओ कितना होता है, पीस वर्क हमने पढ़ा था ऑलरेडी मिनिमम वेजेस एक्ट में। नेक्स्ट हमने सर्टिफाइंग सर्जन किस में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था फैक्ट्रीज एक्ट में। और हाफ मंथली पेमेंट किस में पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे ईपीएफ एग्जाम में, और काफ़ी ईजी होने वाला है, क्योंकि अब तुम उन एस्पिरेंट्स में से हो, जस्ट एक सेकेंड, उन फ्यू एस्पिरेंट्स में से हो जो बेयर एक्ट से लेबर लॉस को कवर करके आ रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। अब पढ़ेंगे अदर फैसिलिटीज़। ठीक है, अदर फैसिलिटीज़ जो हर एक कॉन्ट्रैक्टर को मेक श्योर करनी है
ठीक है, जो वो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले टू इंश्योर रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस, वो ये इंश्योर करेगा जो कॉन्ट्रैक्टर है कि वो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो पेमेंट ऑफ वेजेस को रेगुलरली पे करे। नेक्स्ट है इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, जो हमारा डीपीएसपी भी है, तो ये इसको कौन मेक श्योर करेगा, कॉन्ट्रैक्टर, कि मेल फीमेल दोनों को एक ही काम के सेम वेजेस मिलने चाहिए। नेक्स्ट है इंश्योर सूटेबल कंडीशन ऑफ वर्क, सूटेबल कंडीशन ऑफ वर्क को प्रोवाइड एंड मेंटेन सूटेबल रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। अब जाहिर सी बात है, कोई इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर है तो वो दूसरी स्टेट में काम कर रहा है, वहाँ पर तो उसका घर होगा नहीं, तो घर देने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर की है, तो वहाँ पे उसको सूटेबल रेसिडेंशियल अकोमोडेशन भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिनल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाएगी, राइट, जो कि क्या होगा, फ्री ऑफ चार्ज होगा, इसका कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा, राइट। मान लो उसको बुखार आ गया या फिर कुछ भी, अगर मंथली कोई भी उसका अगर मेडिकल इश्यूज रहते हैं तो उसको फ्री ऑफ चार्जेस उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड सच प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, अगर कोई भी फैक्ट्रीज में अगर कोई काम कर रहा है तो वहाँ पे अगर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स की ज़रूरत है तो ये भी कौन प्रोवाइड करेगा, कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करेगा। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइंग इन दिस इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एस्टैब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाइज। तो ये कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारी चीज़ों को क्या करे, मेक श्योर करे। अब यहीं पे क्वेश्चन देखो, हाँ, अदर फैसिलिटी से ईपीएफओ 2023 का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो कौन कौन सी फैसिलिटीज है जो कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करेगा इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। तो सबसे पहला क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यस, इसको मेक श्योर करेगा। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर सूटेबल रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, यस, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन भी देना है, क्योंकि सिंपल लॉजिक लगाओ, कोई पर्सन दूसरी स्टेट से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाके काम कर रहा है तो वो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन उसके पास तो होगा नहीं ना, उसका घर नहीं होगा वहाँ पर, तो ये कौन प्रोवाइड करेगा, जिसने उसको रिक्रूट करा है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टर। प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, जाहिर सी बात है उसको सेफ्टी के लिए उसके प्रोटेक्टिव गियर्स उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम, ऐसा कुछ हमने अभी नहीं पढ़ा तो फोर्थ को निकाल दो यहाँ से। और नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल फैसिलिटी, और मेडिकल फैसिलिटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 एंड 5, आंसर सी। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 16। सेक्शन 16 हमने यहाँ पे जो पढ़ा है अदर फैसिलिटीज, तो ये कौन प्रोवाइड करेगा, देखो ऑक्यूपायर है या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या एजेंट हु हैड रिक्रूटेड द वर्कमैन या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो जस्ट एक सेकंड, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या है, एजेंट हु हैड रिक्रूटेड द वर्कमैन, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, कॉन्ट्रैक्टर। तो याद रखना ये जितनी भी फैसिलिटीज हमने पढ़ी है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज मत हो जाना कि अदर फैसिलिटीज में इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्टर। जर्नी अलाउंस कौन पे करेगा, पेबल बाय द कॉन्ट्रैक्टर, और डिस्प्लेसमेंट अलाउंस कौन पे करेगा, पेबल बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लिखा है पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। अब सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, पेमेंट ऑफ वेजेस पे करने की, तो ये है कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल है अपने जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर है उसको वेजेस को पे करेगा। देखो मैं तुम्हें सिंपल सा फंडा बताता हूँ, जैसे इसको एग्जाम्पल हो, ये है राजू, ठीक है, और ये है उसका कॉन्ट्रैक्टर, और फिर दूसरा कौन है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिसकी फैक्ट्री है, राइट। अब तुम ये देखो कि जो राजू है ये बिहार से गया है महाराष्ट्र काम करने के लिए, इसको साइन किसने करा है, कॉन्ट्रैक्टर ने। ये दोनों डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे और कॉन्ट्रैक्टर इसको जानता था, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने बोला कि यार मुझे कुछ बंदे चाहिए काम करने के लिए तो तुम अरेंज करवाओ। तो ये कॉन्ट्रैक्टर गया, इसने राजू को बिहार से उठाया और फिर महाराष्ट्र ले गया, ठीक है। तो राजू किसको जानता है, राजू तो इसको जानता है कॉन्ट्रैक्टर को, राजू इसको थोड़ी जानता है, राइट। तो इस वजह से एक्ट ने आसानी करने के लिए ये कहा है जो पेमेंट ऑफ वेजेस होंगे, जितने भी वेजेस वगैरह दिए जाएंगे उस पर्टिकुलर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर को, तो जिसने उसको रिक्रूट करा है, किसने रिक्रूट करा है, कॉन्ट्रैक्टर ने, तो वही पे करेगा। और इन केस अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं पे करता तब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी किसकी, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल फंडे करके बता रहा हूँ जो कि सेक्शन 17 में लिखा हुआ है। अब इसको आगे पढ़ते हैं, जस्ट एक सेकेंड। हाँ अब यहाँ देखो, तो कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और नेक्स्ट क्या लिखा है, इन केस द कॉन्ट्रैक्टर फेल, अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल कर जाता है और वो पेमेंट नहीं कर पाता
तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या करेगा, लायबल होगा पेमेंट करने के लिए, राइट। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, जस्ट तुम इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, सेक्शन 4 पढ़ो सीधा, ऑप्शन 4, in case the contractor fails to make the payment of wages, the principal employer shall not be liable to pay wages। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्टर वेजेस को पे नहीं कर पा रहा तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लायबल होगा पे करने के लिए, राइट। तो वो ऐसा नहीं है कि वो ही इज नॉट लायबल, ही इज लायबल टू पे द वेजेस ऑफ द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर। तो इसका ऑप्शन 4 गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हटाओ, ये गया, ये गया, ये गया, और ऑप्शन बी अपने आप ही सारा ठीक हो गया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके तुम इसको देख सकते हो, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, पास्ट लाइबिलिटीज। अब देखो पास्ट लाइबिलिटीज में यहाँ पे ये कही जा रही है कि फॉर एग्जांपल समटाइम्स क्या होता है, जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर होता है ना, तो वो लोन ले लेता है, किससे, कॉन्ट्रैक्टर से लोन लेता है या फिर वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से लोन ले लेता है, ठीक है। तो अब जो कॉन्ट्रैक्टर है या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, तो वो लोन तब तक उस तक जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर है तब तक उससे रिकवर कर सकता है जब तक उसका एम्प्लॉयमेंट चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई पर्टिकुलर इंटरस्टेट वर्कमैन है, उसने लोन लिया है 2 लाख रुपए का, ठीक है, 2 लाख रुपए का लोन लिया है और बोला कि मैं 2 साल तक चुका दूंगा, ठीक है। और उसका एम्प्लॉयमेंट पीरियड क्या था, ये 2 ही साल था, ये 2 साल उसको क्या करना था, वहाँ पे काम करना था। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 साल तक वो पे नहीं कर पाया और उसने 2 साल में सिर्फ उसने 1.5 लाख पे करे हैं, ठीक है, 1.5 लाख पे करें। अब बाकी बचे 50,000। तो और मान लो 2 साल के बाद उसका जो एम्प्लॉयमेंट है, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था एम्प्लॉयमेंट का, वो खत्म हो गया। तो बाकी के जो 50,000 है, 50K अमाउंट, वो अब जो एम्प्लॉयर है या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉय जिसको बोलते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर, वो अब उससे रिकवर नहीं कर सकता। वो जो बाकी अमाउंट होगा वो क्या कर जाएगा, लैप्स कर जाएगा, फिर एक्सटिंग्विश हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल करना पड़ेगा। तो यही चीज़ होती है, अगर एम्प्लॉयमेंट का पीरियड कंप्लीट हो गया हो और लोन अभी तक रीपे नहीं हुआ, ठीक है, लोन का कुछ अमाउंट या फिर पूरा लोन अभी रीपे नहीं हुआ, तो वो लोन ऑटोमेटिकली डिस्टिंग्विश हो जाएगा, ठीक है। ये इस वजह से करा है ताकि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर को कोई रोक के ना रखे, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से अपनी स्टेट से काफ़ी दूर है, और ऐसा ना हो कि लोन के चक्कर में वो बहुत सालों तक अपने घर वापस नहीं जा पाए। तो इसको अवॉइड करने के लिए तो एक्ट में ये चीज़ मेंशन कर दी कि अगर किसी का लोन बचता है, ठीक है, और उसका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है, तो फिर एम्प्लॉयमेंट खत्म तो लोन का जो बाकी पैसा है वो भी खत्म। अब आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, वो सीधा घर जाएगा, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर इस एक्ट में पर्टिकुलर लिखी हुई है, इसी को बोलते हैं पास्ट लाइबिलिटी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बचा है तो पढ़ेंगे, अदरवाइज ये एक्ट आई थिंक पूरा हो चुका है। जस्ट लेट मी सी, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन लिखा हुआ है। तो लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन ये है कि कोई भी कोर्ट 3 महीने के बाद जो कंप्लेन है उसको रजिस्टर या फिर एंटरटेन नहीं करेगी, राइट। तो ये पॉइंट याद रखना। और नेक्स्ट है, अगर डिसओबे द रिटन ऑर्डर, अगर मान लो इंस्पेक्टर या फिर ऑथराइज पर्सन ने लिखित ऑर्डर को पालन नहीं करा, मतलब उसको फॉलो नहीं करा, तो फिर 6 महीने तक जो केस है या फिर कोई कंप्लेन है वो फिर कोर्ट में लगाई जा सकती है। तो ये 2 केसेस है। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट स्टिल मैंने तुम्हें मार्क करके बता दिया, इन केस अगर पूछे तो फिर तुम आंसर कर पाओ। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ बचा है तो पढ़ेंगे, अदरवाइज ये एक्ट पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे स्केड्यूल्स पढ़ लेते हैं, और ये लास्ट सेक्शन है अपने पूरे एक्ट का। तो यहाँ पे देखो ये स्केड्यूल्स हैं, यहाँ पे क्या क्या स्केड्यूल्स दे रखे हैं, तो तुम्हें याद होना चाहिए। एग्जाम में तुमसे पूछा जा सकता है कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन 1979 का जो एक्ट है उसमें जो स्केड्यूल्स वाला पार्ट है उसमें कौन सा एक्ट मेंशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 ये मेंशन है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 ये भी मेंशन है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1972 ये भी मेंशन है। ठीक है। तो देखो एम्प्लॉय से रिलेटेड यहाँ पे 3 एक्ट्स मेंशन है, तो एम्प्लॉय से ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी एम्प्लॉय से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एम्प्लॉय से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 तो ये हो गए। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट मेंशन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मेंशन है, और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मेंशन है। ठीक है। तो अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए, क्या इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1979 में क्या फैक्ट्रीज एक्ट मेंशन है उसके स्केड्यूल में, फैक्ट्री एक्ट 1948 आई गेस। ठीक है। तो क्या ये मेंशन है, तो आंसर क्या होगा, नो।
तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वजह से ये जो एक्ट मेंशन है इसको याद कर लेना। 3 तो बहुत ईजी हैं, 3 जो एम्प्लॉयमेंट वाले हैं वो तो मेंशन ही है, बाकी पेमेंट ऑफ वेजेस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और मैटरनिटी बेनिफिट। अब याद रखना ये जितने भी एक्ट्स यहाँ पे मेंशन है इस पर्टिकुलर शेड्यूल में, यही सेम एक्ट तुम्हारे अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में भी मेंशन है इन शेड्यूल 2। जब इस एक्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी मैं तुम्हें यही सेम शेड्यूल दिखाऊंगा, वहाँ पे यही सेम एक्ट वहाँ पर भी मेंशन है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना। सो हमारे यहाँ पे लेक्चर खत्म हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।